हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के इस शॉर्ट नोट्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानेंगे आज पाचन के बारे में कि पाचन क्या है ना। तो देखिए, पाचन के बारे में जान लेते हैं। उसके शॉर्ट नोट्स आप तैयार कीजिएगा। जटिल खाद्य अणुओं का सरल खाद्य अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है ना। मतलब बड़े अणुओं खाद्य अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काय में टूटता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फिर प्रोटीन का किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल का फॉर्मूला होता है NH2COOH। फिर वसा काय में टूटता है? वसीय अम्ल में CH2COOH। और जो खनिज और विटामिन होते हैं वो नहीं बदलते हैं ना, उनका कोई चेंज नहीं होता। फिर हम देखते हैं पाचन के चरण के बारे में। पाचन की जो क्रिया होती है 4 या 5 चरण में पूरी होती है ना। और जो पाचन में जो समय लगता है वो 6 से 8 घंटे का लगता है ना, एवरेज मान के। पहला है पाचन में अंतःग्रहण, है ना, इंजेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा है डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण और स्वांगीकरण। चौथा है निष्कासन। ये 4 चरण होते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में? अंतर्ग्रहण के बारे में। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, है ना, यानी भोजन को खाना। दूसरा होता है पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। ये दो जगह से होता है, एक मुख से होता है और दूसरा अमाशय से होता है। मुख से कैसा होता है? भौतिक होता है। भौतिक कैसे? भोजन का जो आकार होता है, खाया जाता है तो वो कैसा, उसको चबाया जो जाता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। फिर दूसरा रसायन में क्या आ जाता है? भोजन और लार। भोजन को चबाते हैं तो मतलब मुंह में लार भी होती है, तो भोजन और लार को मिलकर जो बनता है उसे बोलस कहते हैं, ठीक है। फिर अमाशय में तीन तीन टाइप से होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल और वसा से वसीय अम्ल, है ना। इन तीनों के मिश्रण को क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काइम। अब तीसरा चरण है अवशोषण, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण जिसको बोलते हैं। अवशोषण का मतलब है छोटी आंत के द्वारा भोजन का रक्त में मिलना। जो छोटी आंत होती है हमारी, उसके द्वारा भोजन का रक्त में मिलना। और स्वांगीकरण रक्त का पूरे शरीर में फैलना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। सबसे लास्ट जो है वो होती है निष्कासन। निष्कासन क्या होता है? ठोस गंदगी का शरीर से बाहर निकलना, है ना। किसके द्वारा? बड़ी आंत द्वारा। फिर यहाँ हमने ये पाचन तंत्र का डायग्राम देखो बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने समझने के हिसाब से रॉ डायग्राम बनाया है कि कहाँ क्या क्या होता है ना। तो जो सामने हमारा मुख गुहा है ना, जिसको वकल कैविटी बोला जाता है। ये जो लंबी जो ग्रास नली होती है ना। और ये यकृत होता है। यकृत के अंदर ही छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे पित्ताशय बोला जाता है। फिर यहाँ ग्लैंड होती है ना, लार ग्रंथियाँ जिसको बोलते हैं। पहले पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब कहाँ होती हैं? मुख में होती हैं, है ना, जिनको लार ग्रंथि भी बोला जाता है। फिर यहाँ अमाशय होता है। अमाशय के बाद अमाशय के अंदर ही अग्नाशय होता है। ये जो अंदर होती है वो छोटी आंत होती है। फिर ये छोटी आंत जो यहाँ से यहाँ तक आती है वो क्या होती है? बड़ी आंत होती है। फिर जहाँ पे मल इकट्ठा होता है उसे मलाशय बोलते हैं, या रेक्टम, है ना, इंग्लिश में रेक्टम बोला जाता है। और फिर ये सबसे लास्ट में गुदाशय है ना, जिसको एनस बोलते हैं। और जो यहाँ होता है उसे अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये रॉ डायग्राम आप बना लीजिएगा, आप अच्छे से बनाइएगा। मैंने थोड़ा समझने के हिसाब से ऐसे ही बना लिया है, इतने अच्छे से नहीं बनाया है ना। ठीक है, चलो अब आहार नाल के बारे में जानते हैं, है ना।
आहार नाल, आहार नाल क्या होती है? मुख से गुदाशय तक का जो सफ़र होता है उसको आहार नाल कहते हैं, है ना। इसकी दूरी कितनी होती है? जो भोजन ट्रैवल करता है कितनी दूरी तक ट्रैवल करता है? 30 फीट यानी 9 मीटर तक अपना भोजन क्या होता है? ट्रैवल करता है। पहला होता है मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, है ना। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 से 7 मीटर की होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई है 1.5 से 1.8 मीटर की होती है। फिर आता है पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग में सबसे पहला है हमारा मुख, जिससे हम भोजन को पचाने की शुरुआत होती है ना। मुख से पाचन की शुरुआत होती है। मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, वो काय में टूटता है? माल्टोज में, है ना। माल्टोज का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर हम जानेंगे लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि, क्योंकि मुख की बात हो रही है तो मुख में लार होती है, लार ग्रंथि होती हैं। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 6 है। ये 3 जोड़े में पाई जाती हैं, है ना। पहली है पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास होती है। दूसरी है सबलिंगल ग्लैंड जो जीभ के पास होती है। दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो जबड़े के पास होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये गलसुआ, है ना, मम्स के टाइम इनमें ये इफेक्ट होता है। सांप का जहर भी पैरोटिड ग्रंथि में होता है ना। एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर लार बनती है हमारे मुख में, ये ध्यान रखिएगा। फिर लार का पीएच कितना होता है? 5.6 से 7.9 तक होता है। एवरेज निकालें तो 6.8 होता है, जो कि अम्लीय है ना। और लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है, तो ये याद रखिएगा। फिर आती है बारी लार में कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है? तो कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है? लाइजोजाइम। यह हम बाहरी संक्रमण से बचाता है। फिर गलसुआ का वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, वो भी कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। अब भी बताया हमने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। फिर क्या आते हैं? लार में एंजाइम, है ना। जो लार में क्या है? एंजाइम है। तो ये सलाइवरी अमाइलस, है ना। अमाइलस जो होता है वो टाइलिन कहलाता है, जो कार्बोहाइड्रेट से जो प्राप्त होता है। फिर आता है सलाइवरी लाइपेज जो फैट से प्राप्त होता है ना। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe.